तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है ये एक रेस्टोरेंट का डेटा है। अब रेस्टोरेंट बोलो, रेस्टोरेंट बोलो, जो चाहे वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये डेटा ये कह रहा है कि भाई आपने 244 सैंपल्स कलेक्ट किए किसी भी रेस्टोरेंट से, और वो सैंपल्स किस पैरामीटर पे हैं। एक तो है जो लोग आपके रेस्टोरेंट में आते हैं और जो बिल पे करते हैं, उस बिल की जो वैल्यू है वो क्या है। तो इट इज लाइक इन डॉलर, आप डॉलरों मान लीजिए या कोई भी यूनिट मान लीजिए, बट हमें फोकस करना है वैल्यू पर। इसकी यूनिट क्या है उसको हम फोकस नहीं करते। और जो बिल पे करा जिसने, उसने वेटर को टिप दी, तो वो क्या टिप दी। और जो बिल पे करने वाला था उसका जेंडर क्या था, क्या उसने रेस्टोरेंट में स्मोकिंग करी, किस दिन आया था, वो संडे को आया था, मंडे को आया था, किस टाइम पर आया था, लंच करने आया था, डिनर करने आया था, ब्रेकफास्ट करने आया था। और ये आपका साइज। साइज मीन कि वो लोग जब आए थे तो कितने लोग साथ में और आए थे। तो ये हमारा साइज। अब मान लीजिए एक रेस्टोरेंट ओनर ने ये सारा डेटा कलेक्ट करके हमें दे दिया और हमसे कहा भाई इसे एनालाइज करिए और हमें बताइए कि कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो हम इसके अंदर से कुछ फैक्ट्स निकाल सकते हैं और उन फैक्ट्स को हम रेस्टोरेंट ओनर को बताएंगे। उसके बाद वो अपने डिसीजन जो लेगा, चांसेस हैं कि वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा। अगर मैं ये ना बताऊं उसको एनालाइज करके तो भी डिसीजन लेगा, लेकिन वेट एंड ट्रायल काइंड ऑफ है। बट अगर मैं इसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल कर उसे बता दूं तो वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा, अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दोनों तरह के कॉलम है। बिल कॉलम भी है, कंटिन्यूस कॉलम, टिप कॉलम है, कंटिन्यूस कॉलम है, जेंडर कॉलम कैटेगोरिकल है, स्मोकर कैटेगोरिकल है, डे कॉलम कैटेगोरी 7 ही दिन होते है ना, 7 ही पॉसिबल वैल्यूज है। स्मोकर या तो यस या नो। टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये 3 4 टाइम होंगे, स्नैक्स लगा लो, तो वहां से तो है नहीं, कुछ भी हो सकता है। साइज आप इसको न्यूमेरिक भी मान सकते हैं और इसको आप कैटेगोरिकल, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसे क्या मानना है। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यूस कॉलम वाला कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं और आप इसको कैटेगोरिकल वाला कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना है। तो जब भी आपको कोई डेटा दिया जाता है और आपसे कहा जाए कि भाई उसमें आप ईडीए परफॉर्म करिए, तो एक टेक्निकल टर्म है ईडीए, फुल फॉर्म होती है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो ये सिनोनिम है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को ईडीए के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नया टर्म है, लेकिन जो इसमें करना है वो वही करना है। तो जब आपसे कहा जाए आप डेटा का ईडीए करिए, तो इसका मतलब होता है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप स्टैटिस्टिकल, कहीं स्पेलिंग गलत होगी तो सही अपने आप समझ लेना। ठीक है, तो आप इसका मतलब है स्टैटिस्टिकल डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस करिए। फुल फॉर्म इसकी है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर डेस्क्रिप्टिव वर्ड का मतलब क्या है ये समझते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब क्लियर है, हमेशा यही होगा कि आप उस डेटा के अंदर से ये पता करना चाहते हैं मीन वैल्यू क्या है, मीडियन वैल्यू क्या है, उस डेटा के अंदर 25% क्या है, 75% क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। जब आप किसी भी डेटा के अंदर से ये 5 6 फैक्टर्स निकाल कर दिखाते हैं तो इसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना या ईडीए परफॉर्म करना। ठीक, अब ये सारी बातें हमें, अगर हमारा डेटा कंटिन्यूस कॉलम का है तो मिलेंगी, यानी कि टोटल बिल कॉलम में ये सारी बातें ढूंढी जाएंगी, टिप कॉलम में ये सारी बातें ढूंढी जाएंगी। लेकिन अगर आपका डेटा कैटेगोरिकल है
तो कैटेगोरिकल डेटा में क्या क्या ढूंढना है आपको, आपको ढूंढना है कि किसी कॉलम में यूनिक वैल्यूज कितनी है अगर कैटेगोरिकल है, और फ्रीक्वेंसी हर वैल्यू की क्या क्या है। ठीक है, ये बातें भी आपको यहाँ पर ढूंढनी है। ठीक है, हो सकता है इन सबको मिलाकर आपने कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो इस तरह के एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। अब बात आती है इस वर्ड की कि सर ये डेस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दो तरह से किया जाता है। जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है इसको दो तरह से किया जाता है। पहला डेस्क्रिप्टिव, लिख लेना पूरा है। दूसरा विजुअलाइजेशन। डेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि आप आंकड़ों में, नंबर्स में आप क्या बताएंगे, जो भी आपका आया है उसके बारे में बताएंगे, है ना। यानी कि आपको क्या लिखने है, आपको टेक्स्ट, डिजिट, इसका यूज करके आपने अपना एनालिसिस को डिस्क्राइब करना है। विजुअलाइजेशन में आपको आंकड़ों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ बनाकर चीजों को विजुअलाइज करना। ग्राफ के थ्रू आप क्या करेंगे, अपना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बताएंगे। यही चीज मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन, मैक्स, ये सारी बातें ग्राफ के थ्रू बताएंगे, लिखकर नहीं बताएंगे। ग्राफ के थ्रू कुछ ऐसा बताएंगे, ग्राफ के थ्रू जिसको देखकर समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका मीन ये है, 25% ये है, तो दैट इज नोन एज विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन भी दो तरह की होती है, एक है कोडिंग का यूज करके और दूसरा है टूल का यूज करके। कोडिंग का यूज करके पाइथन के कोड का यूज करेंगे, टूल का मतलब है टैबलू या पावर वीआई का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कोडिंग वाला पोर्शन तक कवर कराऊंगा। टैबलू, पावर वीआई आप में से काफी लोग ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं, बैच चल भी रहा है आप में से काफी लोगों का। जिन्होंने स्टार्ट अभी नहीं किया है वो नेक्स्ट बैच से अपना स्टार्ट कर लेना। ठीक है, तो कोडिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। कौन सा वाला, डेस्क्रिप्टिव वाला, मतलब हम डेस्क्रिप्टिव के थ्रू करेंगे। विजुअलाइजेशन में जाएंगे लेकिन कोडिंग के थ्रू जाएंगे, टूल के थ्रू नहीं जाएंगे। फटाफट से करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो पांडास के अंदर डेटा फ्रेम में जब आपका डेटा आ जाता है तो डेटा फ्रेम पर आप एक फंक्शन कॉल करते हैं और उस फंक्शन का नाम है डेस्क्राइब। ये डेस्क्राइब फंक्शन एक ही बार में क्या करता है, आपके डेटा फ्रेम में जितने भी कॉलम्स हैं उनमें से जो कंटिन्यूअस कॉलम्स हैं उन सारे कॉलम का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर देगा। यानी कि वो 5-6 बातें जो मैंने लिखी थी उन सारी बातों को निकाल कर एक बार में आपको दे देगा। यानी कि साइज को ये कैटेगोरिकल ना मानकर न्यूमेरिक मान। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो आया है इसको समझना है। इसको लिखने में तो 1 सेकंड ही लगा, इसको समझने में हमें 10 मिनट लग जाएंगे और हो सकता है ज्यादा ही लग जाए। जितना लग जाए उतना लगाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस हुआ है जिसको हमें समझना और दूसरे को समझाना भी है। सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि जो डेटा फ्रेम आपने दिया है उस डेटा फ्रेम में जो टोटल बिल कॉलम है उसमें 244 वैल्यूज प्रेजेंट है। टिप कॉलम में भी 244 वैल्यूज हैं और साइज कॉलम में भी 244 वैल्यूज हैं। तो इससे आप ये गैस कर पा रहे हैं कि किसी भी कॉलम में मिसिंग वैल्यू नहीं है। अगर मान लो कहीं पर ये नहीं बताया गया होता कि पैसेंजर आया था लेकिन उसने बिल की वैल्यू क्या दी, ये मिस हो गई, हमारे पास नहीं है, वो डेटा अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर 243 होता। ठीक है, तो इसका मतलब है टोटल रोज डेटा में 244 है और इन तीनों कॉलम में भी 244 वैल्यूज ही अवेलेबल है। तो पहले कॉलम का जो मीनिंग है वो ये है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में कितनी वैल्यूज गिवन है। गिवन का मतलब जो हमारी नल वैल्यू नहीं है। दूसरा, ये जो मीन जब आता है तो मैंने कल बताया था और हमेशा यही रहना है ना। जब सिर्फ आपको मीन बताया जाए तो बाय डिफॉल्ट वो अर्थमेटिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको बताया जाता है, जताया जाता है, लिखकर बताया जाता है कि हमें ये निकालना है।
अदरवाइज मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन ही होता है। ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू का मतलब है कि 244 जो आपके कस्टमर्स आए थे आपके रेस्टोरेंट में, उन लोगों ने जो जो बिल पे किया है, उन सबका अगर मैं एवरेज निकालूं तो वो एवरेज की वैल्यू ये है। यानी कि इस कॉलम में, ये जो टोटल बिल कॉलम है, इस टोटल बिल कॉलम में अगर मीन वैल्यू निकाली जाए तो वो मीन वैल्यू ये आ रही है। इसको मैं भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय इसी में लगेगा। मिन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इस बिल कॉलम में जो है वो ये है। तो कोई ऐसा होगा जिसकी बिल की वैल्यू चली रही होगी। मैक्सिमम वैल्यू ये हमारा 50%, मतलब जो सबसे ज्यादा बिल पे किया गया है उसका अमाउंट है ये वाला। अब बात करते हैं इन तीन पर। ये तीन क्या है? 25% के सिनोनिम्स होते हैं Q1, या इसी को बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक। 50% को हम Q2 के नाम से भी जानते हैं, और इसको बोलते हैं सेकंड क्वार्टाइल। और इसका एक फेमस नाम होता है मीडियन, इसी को बोलते हैं मीडियन। 75% को बोलते हैं Q3, या इसे बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो समझ। ये कहना चाह रहा है कि आपके डेटा में टोटल 244 कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है। 244 कस्टमर्स का 25% निकालिए, निकाल लेते हैं। 244 मल्टीप्लाई बाई 24, 61 आउट ऑफ 244 कस्टमर्स। 61 कस्टमर्स आपके रेस्टोरेंट में ऐसे आए थे, 61 कस्टमर्स ऐसे आए थे जिनकी बिल की वैल्यू इस अमाउंट से कम है, ठीक है। तो यानी कि 25% कस्टमर्स आपके रेस्टोरेंट में जो आए हैं, इस डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने जो बिल पे किया है, वो बिल का अमाउंट जो रहा होगा वो इस वैल्यू से कम रहा होगा, ठीक है। अब 50% का मतलब होता है मिड पॉइंट एनालिसिस। तो 244 का अगर हम मिड पॉइंट निकालें तो लगभग 122 आ जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि 122 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल पे जब किया होगा तो उन्होंने जो बिल अमाउंट पे किया है वो इस वैल्यू से कम रहा, ठीक। यानी कि आपके रेस्टोरेंट में जो 50% कस्टमर आया है, उसने जो वैल्यू दी है वो इस अमाउंट से कम ही दी है। 75% अगर मैं निकालूं तो 244 का अगर हम 75 कर दें, इट इज अराउंड 183। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई आपके रेस्टोरेंट में 183 कस्टमर्स ऐसे आए हैं जिनकी बिल की वैल्यू जो रही थी वो 24 के आसपास रही थी। अब देखो मैक्सिमम बिल की वैल्यू 50 आई है, मैक्सिमम बिल की वैल्यू आपकी 50 आई है। अब ऐसे बहुत सारे लोग नहीं रहे होंगे जिनके बिल की वैल्यू 50 ही रही होगी, 49 के आसपास रही होगी। 25% यानी कि 61 लगभग ऐसे कस्टमर्स थे जिनकी बिल की वैल्यू इसके और इसके बीच में आई है, क्योंकि ये मैक्सिमम हो गई, 24 और 50 के बीच में रही होगी। तो ये हमारा Q1 कहलाता है, ये मेरा Q2 कहलाता है, ये मेरा Q3 कहलाता है। मिनिमम आप जानते हैं, मैक्सिमम आप जानते हैं, मीन आप जानते हैं, ये तीन मैंने आपको समझा दिए। अब जो और समझना है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है स्प्रेड। मेरे डेटा का स्प्रेड कितना है, मेरा डेटा कितना फैला हुआ है, कितना डेंस है, उसको बताने वाला काम हमारा करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक बार मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर आपको ये आसान लगेगा। एक स्केल बनाते हैं और उस स्केल पर जो मीन वैल्यू है उसको पुट करते हैं। तो हम एक मान के चलते हैं, मोटा मोटा 19.7 को मैं 20 मान लेता हूँ। तो क्या करो, इस स्केल के मिड पे 20 लिख लो, यहाँ लिख लो 20। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू देखो कितना है। इट्स अराउंड 9, अराउंड 9 मान लो इसे। क्या करोगे, इस स्केल पे जहां आपने अपना मीन माना है, इस मीन के दोनों तरफ इतना गैप बना लो, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन है इतना गैप बना लो। तो 9 का गैप बनाओ, 20 के बाद +9 करोगे तो 29, मान लो ये 29 आपका टेक हो गया। इधर बना लो, ये आपका 11 का टेक हो गया। अब क्या करोगे, फिर से इस 29 में इतना स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका, मैं 9 का लेके चल रहा हूं तो 38। और इधर फिर से कर दो, 11 में 9 माइनस कर दो, ये हो गया आपका। अब क्या करना है, फिर से इस 38 में प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन कर दो, तो ये हो गया लगभग 47। और ये आ गया आपका, कितना हो जाएगा, -7। तो अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन है, ये मिलकर हमें क्या बता रहे हैं, ये जो 11 और 29, इसको हम बोलेंगे वन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको बोलते हैं वन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मीन के अराउंड जब हम उतने गैप पर जाते हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई थी, तो इसको बोलते हैं कलेक्टिवली वन स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये प्रूफ हुआ है रिसर्च में कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन ओवरऑल डेटा का 68% डेटा कवर करता है। 68 पॉइंट समथिंग है, तो मोटा मोटा 68 में बता रहा हूं आपको। फिर सुन लीजिए, वन स्टैंडर्ड डेविएशन की जो रेंज है वो आपके डेटा के हिसाब से 11 और 29 आई है। तो ये बता रहा है कि आपके 68% जो वैल्यूज हैं, तो 244 का 68% निकालो। 165 जो कस्टमर्स आए हैं, उन्होंने जो बिल पे किया है, उस बिल की वैल्यू 11 से 29 के बीच में रही है। इस वाले हिस्से को बोलते हैं टू स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां से लेकर और यहां, इसे बोलते हैं टू स्टैंडर्ड डेविएशन। और टू स्टैंडर्ड डेविएशन 95% डेटा को रिप्रेजेंट कर देता है, यानी कि टोटल कस्टमर में से 95% कस्टमर की रेंज जो रही होगी बिल की वैल्यू, वो 2 से 38 रही होगी। और ये जो होता है, ये लगभग 99.5% डेटा को रिप्रेजेंट कर देता है, यानी कि 99 में ले देता है। 99% मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, ये दोनों मिलकर हमें डेटा के स्प्रेड को बताते हैं। 3 स्प्रेड को, 68% डेटा किस रेंज से किस रेंज में आ रहा है, 95% डेटा किस रेंज से किस रेंज के बीच में आ रहा है, और 99% डेटा किस रेंज से किस रेंज के बीच में आ रहा है। तो 68% वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 68% जो डेटा है, तो मेरा 11 से
और 29 के बीच में हमारा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का इंटरप्रिटेशन हो जाता है। सर हम 11 से 29 के बीच में जो बिल है उसको हम टोटल काउंट तो वैल्यू काउंट तो निकाल सकते हैं ना, कितने लोगों ने 11 से 29 के वो बीच आप, में। हाँ, वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो कैटेगोरिकल कॉलम पे निकलेगा ना वैल्यू काउंट, ये तो न्यूमेरिक कॉलम है, कंटिन्यूअस कॉलम पे तो वैल्यू काउंट चलेगा नहीं। सर कंडीशन ये फिर आप सर कंडीशन एक निकालेंगे। ओके सर, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है 8.9 समथिंग, सर इसका भी तो कोई फॉर्मूला या लॉजिक लगा होगा सर, ये कैसे निकला है? चलो, अब जो सामने ग्राफ बनाया है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो एक टर्म आता है वेरिएंस, उसका स्क्वायर रूट जब आप निकालते हैं तो बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर बोलोगे वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर सम डिवाइडेड बाई एन। ये वेरिएंस का फार्मूला। अब सर क्या लिख दिया आपने, तो समझ ही नहीं आ रहा। मान लीजिए मेरे पास एक्स एक लिस्ट है, छोटी लिस्ट बना लेते हैं, फटाफट से समझ में आ जाएगा। 2, 6, 4, 5, 3, मान लीजिए ये छोटी सी लिस्ट बनाई। अब मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज है, ऐसे यहाँ पर 244 वैल्यूज है। तो 5 वैल्यू का जो एक्स में रखी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर टोटल बिल है, तो इसको आप एक्स मान लीजिए। क्या निकालना है, पहले इसका वेरिएंस निकालना है। एक्स आई मतलब आईएथ एलिमेंट, यानी कि 2। 2 में से माइनस करिए किसको, मीन को। तो क्या करिए, पहले इसका पूरे का मीन निकालिए। तो मोटा मोटा निकालें तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 और 4 12, 12 5 17, 3 20, 3 और 2 5, 20 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 4। तो इस पूरे का मीन आएगा 4। तो मीन को बहुत से ऑथर ने म्यू से रिप्रेजेंट किया। म्यू, म्यू का मतलब होता है मीन। ठीक है, तो बहुत सी बुक्स में आपको म्यू नोटेशन मिलेगा, मीन। तो इस लिस्ट का मीन आ गया मान लीजिए 4। अब क्या करना है, एक्स आई मतलब 2, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सिग्मा लगाए, प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 5 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये 2, 2 टू जा 4, प्लस 6 माइनस 4 अगेन 2, 2 का स्क्वायर फिर 4 आ गया, 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 3 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो ये आएगा 4 4 8 9 10, ये पूरा आ गया 10। 10 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, 5 टू 10। तो इसका वेरिएंस आ गया 2। अब क्या लो, इस 2 का स्क्वायर रूट निकालो। जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा हमारा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका जो फार्मूला है वो हमारा ये है। ठीक है, चलिए, तो कहीं भी आप इसको सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, अदरवाइज ये मैंने लिख दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला होता है समेशन ऑफ, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशन ऑफ डिफरेंस स्क्वायर। किसके डिफरेंस का स्क्वायर, पर्टिकुलर एलिमेंट जो हमारा उस लिस्ट में अवेलेबल है, माइनस करेंगे किसके साथ, इस पूरे लिस्ट के मीन के साथ, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सबका सम कर देंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट कर देंगे, निकल कर आ जाएगा आपका वेरिएंस। पूरे का स्क्वायर रूट ले लो, निकल कर आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब
ये जो हमारा डिस्क्राइब फंक्शन है, जिस तरह से टोटल ग्लूकोज ने डिस्क्राइब किया है, इसी तरह से टिप पर भी आप समझ सकते हैं, साइज पर भी आप समझ सकते हैं। अब बात आती है कि सर कैटेगोरिकल कॉलम के बारे में इस डिस्क्राइब फंक्शन ने कुछ नहीं बताया। तो कैटेगोरिकल कॉलम के लिए हम यहाँ लिखेंगे df डॉट डिस्क्राइब, और यहाँ लिखेंगे इंक्लूड इक्वल टू। तो ये क्या करेगा, जितने कॉलम है सबको इंक्लूड करेगा। अब सबको इंक्लूड करेगा तो सबका तो मीन नहीं निकलेगा, मीन तो हमारा कंटिन्यूअस कॉलम का ही निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंटिन्यूअस कॉलम का निकलेगा। तो इसको फिर इंटरप्रेट करना, देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले काउंट कॉलम, हर कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं उसके बारे में बताना। अब आता है यूनिक पैरामीटर। जो यूनिक पैरामीटर होता है ये हम कैटेगोरिकल कॉलम पर ही यूज करते हैं, जैसे हम करते थे ना, अभी हमने करके दिखाया था df डॉट जेंडर डॉट यूनिक, उसी तरह से इसने अपने आप कर लिया और कहा कि भाई ये इस कॉलम पर एप्लीकेबल नहीं है। यूनिक जो हमारा एनालिसिस है ये इस कॉलम पर भी नहीं चलेगा, जेंडर कॉलम पर चलेगा। और बता रहा है कि जेंडर कॉलम में 2 तरह की वैल्यूज है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि वो 2 तरह की वैल्यूज कौन कौन सी, सिर्फ ये बता रहा है कि 2 तरह की यूनिक है। स्मोकर कॉलम में भी 2 तरह की यूनिक वैल्यूज है। डे कॉलम में 4 तरह की वैल्यूज है, यानी कि या तो आपके कस्टमर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आए या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को आए, पता नहीं, लेकिन ये क्लियर है कि 4 तरह की ही डे हैं। टाइम, जितना डेटा है वो सारा डेटा 2 टाइम पर ही कलेक्ट किया गया है, या तो लंच डिनर होगा या ब्रेकफास्ट डिनर होगा या लंच ब्रेकफास्ट होगा, कुछ भी हो सकता। टॉप टॉप पैरामीटर कैटेगोरिकल पे ही चलेगा। तो जेंडर कॉलम में यूनिक बता रहा था, कितनी यूनिक वैल्यूज है, 2 यूनिक वैल्यूज है। उनमें से टॉप कौन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो कौन है, वो मेल है। यहां पर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो नो है। सबसे ज्यादा किस दिन लोग आए हैं, सैटरडे को आए हैं। किस टाइम पर आए हैं, डिनर पर। फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि जो जेंडर है उसमें 2 यूनिक वैल्यूज हैं, सबसे ज्यादा मेल है, कितनी बार है मेल, कितनी बार। सैटरडे को सबसे ज्यादा लोग आपके पास आए हैं, कितने आए हैं सैटरडे को, 87 है। किस टाइम पर सबसे ज्यादा लोग आए हैं, डिनर करने सबसे ज्यादा लोग आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ओवरऑल एनालिसिस आपका हो जाता है। तो ये डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपका होता है। अभी क्लास को स्टार्ट करेंगे तो इसके और डिटेल में जाएंगे अभी, और इसके हम इंसाइट्स गेट कर सकते हैं। ये अभी भी आउटर लेवल ही है, अभी हम इसके और अंदर जाएंगे। अभी स्टार्ट करेंगे।